नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। मैं डॉक्टर रानी वैद्य। क्या है बौद्ध शिक्षा, बुद्धिस्ट एजुकेशन, इसे समझाने का एक प्रयास करूंगी। लगभग हम कहेंगे 5 शताब्दी पूर्व, ईसा पूर्व, जो जन जीवन को परिवर्तन की एक आवश्यकता महसूस हुई और जिसके कारण क्या हुआ, जो वैदिक कालीन शिक्षा थी या ब्राह्मणी शिक्षा थी, उसका अंत होने लगा और एक नई शिक्षा पद्धति का विकास हुआ जिसे बौद्ध शिक्षा कहते हैं। तो चलिए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। बौद्ध शिक्षा में मैं आपको जैसे ही बताया कि बौद्ध शिक्षा जो है 1500 वर्ष से अधिक प्रचलित रही है। इसका ड्यूरेशन काफी लंबा रहा है क्योंकि उसने ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास किया जो ब्राह्मणी शिक्षा पद्धति के प्रतिद्वंदी थी, पर अनेक बातों में उत्कृष्ट भी थी। तो इससे मैं कहूंगी कि वर्तमान जो शिक्षा है, ये बौद्ध शिक्षा की वर्तमान शिक्षा में क्या उपादेयता है ना, यूटिलिटी क्या है। आज हम आप पढ़ रहे हैं बौद्ध शिक्षा और उसे हम बात कर रहे हैं आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये क्यों आवश्यक है, ये समझने का एक पहले प्रयास करते हैं। फिर इसे हम और समझेंगे बौद्ध शिक्षा क्या है ना। तो वर्तमान में हम बात कर रहे हैं कि जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में इनके जो हम उद्देश्य हैं, वो शिक्षा प्रणाली जो है उसे समझने का प्रयास करें कि बौद्ध काल में जो प्रचलित जो शिक्षक छात्र के जो संबंध थे, उन्हें आज पुनः जीवित किया जाना आवश्यक हो गया है वर्तमान में। क्योंकि आज हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन होने वाली हड़तालें, बंद, उपद्रव और शिक्षकों के साथ जो अभद्रता हो रही है, छात्र दंगे स्वतः ही बंद हो जाएंगे यदि हम बौद्ध शिक्षा के जो सिद्धांत है, बौद्ध शिक्षा के जो उपदेश हैं, जो आदर्श हैं, जो छात्र उनका पालन करें। तो क्या होगा, अपने आप वातावरण कैसा हो जाएगा, बड़ा ही मनमोहक हो जाएगा। भ्रष्टाचार रुकेगा, झूठ बोलना रुकेगा, निंदा करना रुकेगा, मादक पदार्थों का सेवन रुकेगा। यानी आज मैं बात कर रही हूँ कि वर्तमान में भी उस शिक्षा प्रणाली की उपादेयता आज भी आवश्यक महसूस हो रही है। जैसे मैंने इसमें एक चित्र आपके सामने दिखाया है, उसमें बात आ रही है कि बौद्ध शिक्षा से जो है वर्तमान में क्यों आवश्यक है आधुनिक शिक्षा में, कि शिक्षक और छात्रों का सरल जीवन। इस प्रणाली का की एक विशेषता के रूप में बात करूंगी कि शिक्षक और छात्र आपस में किस तरह से सरल जीवन इस प्रणाली के तहत बिता सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षण संस्थाओं का लोकतंत्रीय संगठन, यानी अब डेमोक्रेटिक नेचर आ जाएगा और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो और अच्छे ढंग से सुचारू रूप से कार्य करेगा। शांति एवं अहिंसा का अनुकरण, यहाँ क्या हो रहा है, इसके द्वारा हम पीसफुल एनवायरनमेंट है ना, और हिंसा ना करना, इस तरह की चीजों का अनुसरण करते हैं। और जन सामान्य की शिक्षा है, सभी को यह प्रेरित करती है और आत्मनिरीक्षण और स्वदोष अनुभूति है। ये वर्ड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आत्मनिरीक्षण, खुद का निरीक्षण करना, और स्वदोष, खुद के दोषों को जानना, अनुभूति करना और उनका निराकरण करना। तो इस तरह से मैं बात कहूंगी कि बौद्ध शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आज भी उपादेयता है। अब आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि बौद्ध शिक्षा का प्रारंभ कैसे हुआ था, आज वर्तमान में इसकी क्या उपयोगिता है। अब मैं बात करती हूँ कि शिक्षा व्यवस्था क्या थी बौद्ध शिक्षा की। तो जो बौद्ध शिक्षा का विकास जो हुआ वो मठों में हुआ है, मठ कहलाते हैं। ये मठ न केवल धर्म की शिक्षा देते थे, है ना, वरन शिक्षा के भी, यानी यहाँ पे बात करी हूँ कि केवल धार्मिक शिक्षा के केंद्र नहीं थे, ये जन साधारण की भी शिक्षा के भी केंद्र थे। शिक्षा देने का कार्य करने के लिए ये निवास करने वाले जो भिक्षुओं द्वारा दिया जाता था ना, मठों में भिक्षु निवास करते थे, वो शिक्षा देने का कार्य करते थे। और बौद्ध मठ जो हैं वो बौद्ध शिक्षा और ज्ञान के केंद्र थे। वहीं पे बौद्ध शिक्षा का जो विकास हो रहा था, ज्ञान का विकास हो रहा था, वह बौद्ध मठों में हो रहा था। बौद्ध संसार जो है अपने मठों से पृथक स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त करने का
का कोई अवसर नहीं देते थे ना, वहीं आपको लेना पड़ता था। और धार्मिक और लौकिक सब प्रकार की शिक्षा भिक्षुओं के हाथ में थी। यानी यहाँ मैं बात कहूंगी कि बौद्ध मठों की व्यवस्था के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ। इसे मैं दो भागों में बांटती हूँ। यहाँ पे केवल अगर हम देखें बौद्ध काल में प्रारंभिक और उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी, दो ही स्तर थे। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ प्रारंभिक शिक्षा की। प्रारंभिक शिक्षा में मैं उसका सामान्य परिचय की बात कर रही हूँ, जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमें जातक कथाओं से ज्ञात होता है कि प्राथमिक शिक्षा केवल बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए नहीं थी, यानी बौद्ध जो धर्म अपनाए हुए उनके लिए नहीं थी, वरन सब जाति के बालकों के लिए उपलब्ध थी। बड़ी बात मैं आपसे कह रही हूँ कि बौद्ध शिक्षा में, जैसे इसके पहले अगर आप वैदिक शिक्षा देखेंगे तो वहाँ पर शिक्षा किसे दी जानी चाहिए ये निश्चित था, मगर अभी मैं बौद्ध शिक्षा में बात कर रही हूँ कि ये जो शिक्षा है सभी के लिए द्वार खुले हुए थे। और ये शिक्षा कहाँ दी जा रही थी? बौद्ध मठों में। इसकी प्रवेश व अवधि, एडमिशन एंड ड्यूरेशन कब का रहता है? तो यहाँ शिक्षा जो है, प्रारंभिक शिक्षा का आरंभ करने की आयु जो है 6 वर्ष है। कितनी है? 6 वर्ष। और इस शिक्षा की अवधि भी 6 वर्ष है, यानी 6 वर्ष का बालक पहुंचेगा और वह जब 6 वर्ष तक ड्यूरेशन तक प्राथमिक शिक्षा लेगा तो कितने साल का हो जाएगा? 12, है ना, 12। तो अब ये आप बात समझ गए होंगे कि प्रवेश अवधि, आयु और अवधि। पाठ्यक्रम क्या था जब 6 वर्ष का बच्चा पहुंचता है? तो यहाँ पे बालकों को जो है प्रथम 6 माह में यहाँ पर सिद्धरस्तु नामक बाल पोथी पढ़ना पड़ता है। शुरू में उन्हें कुछ इस तरह की चीज़ें पढ़ना पड़ता है। इस पोथी में जो है वो 12 अध्याय, वर्णमालाएं, अक्षर रहते हैं जिनसे विभिन्न प्रकार के श्लोकों की रचना की गई है। और बालक क्या करता है? इन सब विद्याओं को जो है पढ़ता है और समझता है, जैसे शब्द विद्या, तर्क विद्या, चिकित्सा विद्या, आत्मविद्या, शिल्प विद्या, ये सारे यानी ग्रामर, लॉजिक, मेडिसिन, मेटाफिजिक्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, मैंने बहुत सारी चीज़ें कह दी हैं इसके पाठ्यक्रम में। इस प्रकार से जो हम समझ रहे हैं, जैसे मैंने ग्रामर की भी बात कर दी, लॉजिक की भी बात कर दी, मेडिसिन की भी बात कर दी, मेटाफिजिक्स एंड आर्ट एंड क्राफ्ट मिला जुला बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम है वह धार्मिक और लौकिक दोनों विषय को स्थान दे रहा है। मैं प्राथमिक शिक्षा की ही बात कर रही हूँ अभी इस समय। अब हम बात करते, जब हमने पाठ्यक्रम समझ लिया है तो शिक्षण विधि क्या है, टीचिंग मेथड्स क्या है? तो टीचिंग मेथड में बात करूंगी, सामान्य शिक्षण विधि थी कि शिक्षक जो है लकड़ी के तख्ते पर वर्णमालाओं के अक्षर लिखता था और उसी प्रकार उसका उच्चारण कराता था, बच्चे उसका अनुकरण करते थे। तो यह एक तरह से पूर्णतः मौखिक भी विधि थी, जो उनको सामान्य शिक्षण विधि भी कह लीजिए, उसके द्वारा शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। अब माध्यम क्या था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था? तो यहाँ पर मठ जो थे, विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम जो रहता है वो जनसाधारण की भाषा पाली थी, यानी उस समय पाली लैंग्वेज बोली जाती थी, ना कि ब्राह्मणी जैसे शिक्षालयों में संस्कृत था, वहाँ पे आपको संस्कृत में ही शिक्षा दीक्षा लेना पड़ता था। मगर यहाँ पर जनसाधारण की भाषा पाली में आप शिक्षा दीक्षा ले सकते। तो अब आप एक चीज़ तो समझ गए कि शिक्षा व्यवस्था में मैंने आपको प्रारंभिक शिक्षा समझा दी, जिसमें मैंने आपको सामान्य परिचय बताया कि कोई भी उसमें ले सकता है। प्रवेश अवधि समझाई, क्या थी प्रवेश अवधि, याद कीजिए, मैंने कहा था ना कि 6 वर्ष के आयु में बच्चा प्रवेश लेता है और 6 उसकी ड्यूरेशन भी 6 वर्ष की रहती है, तो वो 12 वर्ष का हो गया। पाठ्यक्रम में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें, ग्रामर, लॉजिक, मेडिसिन, मेटाफिजिक्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी यहाँ पे मैं धार्मिक और लौकिक दोनों चीज़ें बता दी। शिक्षण विधियाँ भी मैंने कहा मौखिक हो गया, माध्यम जो हो गया पाली हो गया। तो अब आप प्राथमिक शिक्षा को बहुत अच्छे ढंग से समझ गए। अब अपन बात करते हैं उच्च शिक्षा की, है ना। और इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं अपन कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उच्च शिक्षा द्वारा सभी धर्मों और जाति के बालकों के लिए खुले हुए थे। मैंने प्रारंभिक शिक्षा में भी कहा था कि सभी बच्चा इसमें प्रवेश ले सकता है, इसी तरह से उच्च शिक्षा में भी मैं यही कह रही हूँ कि सभी धर्मों के जाति के बालक इसमें प्रवेश ले सकते थे। और इस शिक्षा के प्रमुख केंद्र क्या थे? बौद्ध मठ थे।
यानी यहाँ पर सामान्य विषयों की शिक्षा ही नहीं दी जाती थी, सभी प्रकार की चीज़ों की शिक्षा जाती थी। बौद्ध मठों में जो बात कर रहे हैं, उच्च शिक्षा में अपनी दक्षता से यहाँ कोरिया, चीन, तिब्बत, जावा जैसे दूर देशों के छात्र को भी आकर्षित करके भारत के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति में भी वृद्धि दिलाई है। यानी ये जो उच्च शिक्षा की बात कर रही हूँ, इसमें क्या कर रही हूँ मैं कि भारत को किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली कि दूर देश के लोग, दूर देश के छात्र यहाँ पर आए, उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, जिसके कारण क्या हुआ कि भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय उसमें काफी ख्याति प्राप्त किया था। अब हम बात करते हैं प्रवेश और वह अवधि। यहाँ हमने कहा था कि प्रारंभिक शिक्षा में कहाँ तक बच्चा पहुंच गया था, 12 वर्ष का हो गया था। तो अब यहाँ पे प्रवेश जो क्या हो रहा है, 12 वर्ष की आयु में हो रहा है उच्च शिक्षा में। अध्ययन की अवधि भी 12 वर्ष की, ताकि छात्र जो है प्राचीन परंपरा के अनुसार 25 वर्ष की आयु में किसी व्यवसाय को ग्रहण कर ले। यानी अब 12 साल का बच्चा है और 12 साल और पढ़ता है ना, तो 12 दूनी 24 हो गया। यानी अब वो जब 25 साल का हो बच्चा, तो वो किसी ना किसी व्यवसाय को ग्रहण करने, गृहस्थ रूप से अपना जीवन व्यतीत करने, यानी अब इस तरह से वो परिपक्व हो जाता है। तो अब आप इसकी प्रवेश और अवधि दोनों समझ गए। अब अपन इसका पाठ्यक्रम समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे इसमें बहुत सारी चीजें आपको जोड़ी थी प्रारंभिक शिक्षा में, तो अब यहाँ के पाठ्यक्रम में भी क्या होगा, यहाँ पे भी पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया, एक धार्मिक और एक लौकिक। अभी धार्मिक पाठ्यक्रम में क्या हो रहा है, जब वो बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं तो भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए होता था। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता था कि उनको निर्वाण प्राप्त करना है। निर्वाण का मतलब हो जाता है कि मोक्ष प्राप्ति, निर्वाण को सर्वोपरि माना जाता है, और धर्म का प्रचार करने की योग्यता प्रदान करना। यहाँ सबसे ज़्यादा धार्मिक पाठ्यक्रमों में यही चीज़ें मुख्य थी, और उनको धार्मिक और जीवन उपयोगी दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। और मुख्य धार्मिक विषय थे बौद्ध धर्म, साहित्य, त्रिपिटक, विनय, धम्मम आदि। ये जो विषयों को धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत पढ़ना पड़ता था। अब मैं इसी पाठ्यक्रम में ही बोलूंगी कि लौकिक पाठ्यक्रम, तो लौकिक पाठ्यक्रम जो था साधारणतः नागरिकों के लिए था। जो जनरल लोग आए हैं, उनका उद्देश्य था कि उनको सुयोग्य नागरिक बनाना है, अच्छे सिविल सिटीजन बनाना, जिससे कि आर्थिक सामाजिक जीवन के लिए वो तैयार हो सके। और उसके लिए हम क्या करेंगे, पाठ्यक्रम में हमें यहाँ पे सम्मिलित किए गए थे धर्म, दर्शन, साहित्य, तर्कशास्त्र, न्याय शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र। इन्हें मैंने बहुत सारी चीजें इसमें जोड़ दी कि लौकिक पाठ्यक्रमों में यहाँ के जो नागरिक आते हैं या साधारण लोग आते हैं, वो सारी लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं। माध्यम क्या होगा यहाँ पर, शिक्षा का माध्यम, शिक्षण की विधि यहाँ पे बात करेंगे। तो शिक्षण की विधि यहाँ पे भी वही मौखिक हुआ करती थी। बच्चों को जो शिक्षार्थी थे उन्हें ज्ञान दिया जाता था, वे कंठस्थ करते थे चीजें। शिक्षा का माध्यम की बात करूं तो यहाँ पर शिक्षा का माध्यम सामान्य रूप से पाली था, पर वैदिक अपन ने वही बात किया कि वहाँ पर वैदिक उसमें क्या था, संस्कृत में पढ़ाया जाता था। यहाँ माध्यम की बात में एक और बात बता देती हूँ कि पाली का या अन्य भाषाओं का इसमें महत्व क्यों आया है कि महात्मा बुद्ध थे, उनने भिक्षुओं को यह अनुमति दी थी कि ओ भिक्षुओं, मैं तुम में से प्रत्येक को अपनी भाषा में बुद्ध की शिक्षा को सीखने की अनुमति देता हूँ। यानी आप अपनी मातृभाषा में यह शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी, तो बहुत लोगों ने इसका अनुसरण किया और काफी लोगों ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया। अब इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि शिक्षा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन कौन से थे, फेमस यूनिवर्सिटीज ऑफ एजुकेशन। मैंने शुरू में ही उच्च शिक्षा में ही कहा था, क्योंकि मठों में हमने कहा था कोरिया, चीन, तिब्बत, जावा, अनेक जगह से लोग, देशों से लोग यहाँ पे पढ़ने आए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मठों की व्यवस्था थी उसने बड़ा रूप लिया विश्वविद्यालय का, है ना। बौद्ध काल की जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे मठ, विहार, इसमें छात्र जो थे वो क्या करते, उनके लिए छात्रावास से भी होता था, छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा,
इन्हें सारी सुविधाएं प्राप्त थी और ये बौद्ध जो मठ थे, विहार थे, विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो गए, ख्याति प्राप्त की। तो कई विश्वविद्यालय काफी फेमस हुए हैं, जिसमें से बात आएगी नदिया विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा दीक्षा की अनूठी व्यवस्था दी जाती थी। बाहर से लोग सारे विश्वविद्यालय जो थे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थे और इसमें शिक्षा दीक्षा का बड़ा ही अनूठा संगम देखने मिलता था। तो अब आप शिक्षा व्यवस्था में प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा ये आप सीख गए हैं, समझ गए हैं। अब अपन बात करते हैं कि शिक्षा के अन्य क्षेत्र कौन कौन से थे, अदर एरियाज ऑफ एजुकेशन। ये तो मैंने प्रारंभिक और उच्च की बात की। तो यहाँ मैं बात कहूँगी सबसे पहले स्त्री शिक्षा, वुमेन्स एजुकेशन। यहाँ मैं बात नोटिस कराना चाहूँगी कि बौद्ध काल के जो अंतिम चरण में लगभग 200 ईसा पूर्व से ही शिक्षा जो स्त्री शिक्षा आरंभ हो गई थी। महात्मा बुद्ध के कारण इस शिक्षा को नव जीवन प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनके प्रिय शिष्य जो थे आनंद की प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार करके स्त्रियों को संघ में प्रवेश की आज्ञा दे दी। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, स्त्री शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ और बौद्ध काल में सुशिक्षित स्त्रियों की निम्नलिखित नाम है। जैसे अगर हम बात कहें बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध परिचायिकाएं, यहाँ पे बौद्ध धर्म को जिन्होंने प्रचार किया, जो वो अनुपमा थी, शुभा थी, सुमेधा थी, कवित्री के रूप में कालिदास के बाद भी माने जाने वाली जो विजयंका लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजी जाने वाली सम्राट अशोक की बहन संघमित्रा, यानी बहुत सारे नाम प्रचलित हैं स्त्री शिक्षा में जिन्होंने इस समय शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। दूसरी मैं बात कहूंगी अन्य क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन। यहाँ पे आप देखेंगे मैं कितनी सारी चीज़ों की बात कर रही हूँ, हस्तशिल्प शिक्षा की बात कर रही हूँ, हैंडीक्राफ्ट वाली एजुकेशन। तो इसमें क्या किया जाता था कि सूत कतरने, कपड़ा बुनने, वस्त्र सिलने की शिक्षा दी जाती। क्यों दी जाती थी कि ताकि वे वस्त्र संबंधी अपनी आवश्यकताओं की स्वयं पूर्ति कर सके और व्यवसाय के रूप में उसे अपना सके। दूसरा, लाभप्रद व्यवसाय की शिक्षा। तो ये लाभप्रद यानी कृषि, वाणिज्य, लेखन कार्य, पशुपालन, हिसाब किताब, ऐसे कुछ थे जिनके द्वारा हम सरलता से अपनी जीविका चला सकते थे और अपनी जीविका चला सकते थे और शिक्षा दीक्षा का उपयोग कर सकते थे। तो ये लाभ प्राप्त कर सकते थे। तो लाभप्रद व्यवसाय शिक्षा व्यवस्था। तीसरी मैं बात करूंगी कि भवन निर्माण कला, जो बात कर रही हूँ, मूर्ति कला, चित्रकला की शिक्षा। तो आप देखेंगे कि इस कला जो है, इस कला के बौद्ध विहार, स्तूप, नालंदा, विक्रमशिला की विशाल इमारतें, भवन निर्माण आज सजीव प्रमाण हैं। और इस कला के साथ साथ मूर्ति कला, चित्रकला में भी हम बात कर रहे हैं तो उसके भी अजंता, एलोरा के जो चित्र हैं, मूर्ति है, कला, आज भी इसके प्रमाण साक्षी हैं। तो उस समय इस तरह की भी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था थी। प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा, टेक्निकल एंड साइंटिफिक एजुकेशन। यहाँ पे क्या किया जाता था कि चिकित्सा, धनुर्विद्या, इंद्रजाल, हस्ती ज्ञान, भविष्य कथन, या शारीरिक लक्षणों का अर्थ, मृत जीवों को जीवित करने का मंत्र, ये भी बात ध्यान दीजिएगा कि मृत व्यक्तियों को जीवित करने का मंत्र, सब पशुओं की बोली समझने का ज्ञान, इंद्रिय संबंधी सब कार्यों पर नियंत्रण रखने की कला। यानी यहाँ पर जो प्राविधिक और वैज्ञानिक विधियों में बहुत सारी चीजों को पढ़ाया जाता था, जिससे कि इसकी मांग सामान्य शिक्षा या धार्मिक शिक्षा की मांग से कम नहीं थी। ये वाली जो शिक्षाओं की बात की, जैसे सामान्य शिक्षा के साथ साथ ये प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा की मांग सामान्य शिक्षा या धार्मिक शिक्षा के अध्ययन की मांग से के बराबर रही है। अब चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा। तो बौद्ध मठ में जो मैं बात कहूंगी कि चिकित्सा का जो बात कहूंगी कि अभूतपूर्व विकास हुआ है ना मेडिकल लाइन में। यहाँ पे जीव चरक, ये कई यहाँ पे बौद्ध युग के
चिकित्सा शास्त्री हुए हैं जिन्होंने इसका विकास बहुत ही अधिक उत्तम तरीके से किया है। इसकी अवधि 7 वर्ष रहती है और इसके मुख्य केंद्र जो थे तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहां पर इस तरह की शिक्षा दीक्षा दी जाती है। तो इस तरह से मैंने अभी आपसे जो चर्चा की, पहले मैंने बौद्ध शिक्षा की वर्तमान शिक्षा में क्या उपादेयता है ये समझाया, शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, शिक्षा के क्या अन्य क्षेत्र थे। यहाँ तक आप बात समझ गए हैं। मैं इसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी कि बौद्ध शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, फिर उसके क्या दोष हैं और उसके क्या आवश्यक तत्व हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।